आज की कहानी है गधे का दिमाग। एक था शेर, वो जंगल का राजा था। एक सियार उसका मंत्री था। शेर रोज अपने भोजन के लिए एक जानवर का शिकार करता था। इस शिकार में से एक हिस्सा सियार को मिलता था। मंत्री के रूप में सेवा करने का यह उसका मेहनताना था। एक दिन शेर बीमार हो गया। वो शिकार करने के लिए गुफा से बाहर नहीं जा सका। उसने सियार से कहा, आज मैं शिकार के लिए बाहर नहीं जा सकता, पर मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। तुम जाओ किसी प्राणी को ले आओ ताकि उसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। सियार ने मन में विचार किया, कोई जानवर अपनी खुशी से शेर की गुफा में नहीं आएगा, तो अब मैं क्या करूं? बहुत विचार करने पर उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा, गधा सबसे बेवकूफ प्राणी है, मैं उसे झांसा देकर यहाँ ला सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। सियार गधे के पास गया और बोला, गधे भाई, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। जंगल के राजा ने तुम्हें अपना मंत्री बनाने का निश्चय किया है। तुम अभी मेरे साथ चलकर उनसे भेंट कर लो। ये सुनकर गधे को बहुत खुशी हुई। वह सियार के साथ शेर की गुफा में गया। उसको देखते ही भूखा शेर उस पर टूट पड़ा और उसे मार डाला। फिर उसने सियार से कहा, मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम इस शिकार का ख्याल रखना। शेर नदी की ओर चला गया। सियार भी बहुत भूखा था। शेर के वापस आने से पहले वह गधे के दिमाग को चट कर गया। जब शेर वापस लौटा, उसने गधे की ओर देखा, कहा, इस प्राणी का दिमाग कहाँ है? सियार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर गधे को दिमाग होता तो क्या वह यहाँ आता? गधे को तो दिमाग होता ही नहीं। शिक्षा, धूर्त अपनी चालाकी से नहीं चूकता। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जंगल में एक पेड़ के नीचे एक चूहा और गिलहरी, उनके साथ पेड़ पर एक तोता रहता था। वह बहुत पक्के मित्र थे। तीनों एक साथ पेड़ के नीचे इकट्ठा होते और खेलते और मस्ती करते। अरे तोते भाई, आज तो मजा आ गया। कल घर से आते हुए तुम सेब लेकर आना, मेरा बहुत मन कर रहा है। ठीक है चूहे भाई, जरूर लाऊंगा। वहीं गिलहरी मूंगफली खाकर खुश हो रही होती है जो तोता लेकर आता है। तीनों बहुत मस्ती करते हैं। एक बार वहां पर घूमते घूमते एक शेर आ गया। शेर आया और वहां पर पेड़ की छांव के नीचे शेर सो गया। अब गिलहरी, तोता और चूहा इंतजार करने लगे शेर कब उठकर जाए और हम लोग वहां पर खेलें और बातें करें। अरे तोते भाई देखो, अभी तक ये गया भी नहीं। कितनी देर हो गई है शेर को सोते हुए। अब हम क्या करें? हमारा तो खेलने का बहुत मन कर रहा है। अरे चूहे भाई, बात तो आप सही कर रहे हो। अब हम क्या करें? चलो कोई बात नहीं, हम सब जाकर वहाँ पर खेलते हैं। जब शेर जागेगा तब देखी जाएगी, हम सब भाग लेंगे। चलो सब चलते हैं। जैसे ही वह बाहर जाकर खेलने लगते हैं, अचानक खेल में भूल जाते हैं कि वहाँ पर शेर है। चूहा शेर के ऊपर ही कूदने लगता है। अरे कौन मूर्ख है चूहे तू, तेरी इतनी मजाल, तूने मेरी नींद खराब कर दी।
अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अरे महाराज माफ करिए महाराज, गलती हो गई मुझसे, क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे गलती से आपके ऊपर मैं भूल गया था कि आप सो रहे हैं, मुझे छोड़ दीजिए महाराज। नहीं, आज तो तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, इतना थका हुआ हूँ आज शिकार कर कर, ऊपर से सो रहा था, तूने मेरी नींद खराब कर दी। महाराज गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा महाराज छोड़ दीजिए, आज नहीं तो कल मैं आपके काम जरूर आऊंगा महाराज, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मैं आपके काम जरूर आऊंगा। अबे चूहे, तू मेरे काम आएगा, इतना छोटा सा चूहा, और मुझ जैसे बलवान शेर के मुझे तुम्हारी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी शेर को तरस आ जाता है और शेर चूहे को छोड़ देता है। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा होता है, इतने में जंगल में एक शिकारी आता है जो जाल लगा देता है, उस जाल में शेर फंस जाता है। अरे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पर, मुझे बचाओ। उसकी बात तोता सुन लेता है। अरे ये क्या, महाराज को किसी ने कैद कर लिया। अरे महाराज, अरे तोते मुझे बचाओ, अरे तोते मुझे बचाओ, बचाओ, इस जाल से मुझे निकालो। अरे महाराज इतना मोटा जाल मैं तो काट भी नहीं सकता। मैं ऐसा करता हूँ महाराज, अभी जाता हूँ और चूहे को बुला कर लाता हूँ, वो ही काटेगा। फिर तोता जल्दी से चूहे को बुला कर लाता है और चूहा उस शेर का जाल काट देता है, जिससे शेर आजाद हो जाता है। अरे चूहे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तूने मेरा जाल काटा और मुझे आजाद किया, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। कोई कई बार जिसे हम छोटा समझते हैं वह जिंदगी में बड़े बड़े काम कर जाता है, जो कि याद करने लायक होते हैं। आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की कहानी है चतुर सियार। एक बार की बात है, एक गांव में एक बैल रहता था जिसको घूमना बहुत पसंद था। वह घूमता घूमता जंगल में जा पहुंचा और आते समय गांव का रास्ता भूल गया। वह चलता हुआ एक तालाब के पास पहुंचा, जहां पर उसने पानी पिया और वहां की हरी हरी घास खाए, जिसको खाकर वह बहुत खुश हुआ और ऊपर मुंह करके चिल्लाने लगा। उसी समय जंगल का राजा शेर तालाब की ओर पानी पीने जा रहा था। जब शेर ने बैल की भयानक आवाज सुनी तो उसने सोचा जरूर जंगल में कोई खतरनाक जानवर आ गया है, इसलिए शेर बिना पानी पिए ही अपनी गुफा की तरफ भागने लगा। शेर को इस तरह डरकर भागते हुए दो सियार ने देख लिया। वह शेर के मंत्री बनना चाहते थे। उनने सोचा यही सही समय है शेर का भरोसा जीतने का। दोनों सियार शेर की गुफा में गए और बोले, हमने आपको डर कर गुफा की ओर आते हुए देखा था। आप जिस आवाज से डर रहे थे वह एक बैल की थी। यदि आप चाहें तो हम उसको लेकर आपके पास आ सकते हैं। शेर की आज्ञा से दोनों बैल को अपने साथ लेकर आ गए और शेर से मिलाया। कुछ समय बाद शेर और बैल बहुत ही अच्छे मित्र बन गए। शेर ने बैल को अपना सलाहकार रख लिया। ये बात जानकर दोनों सियार उनकी दोस्ती से जलने लगे, क्योंकि उनने जो मंत्री बनने का सोचा था वह भी नहीं हुआ। दोनों सियार ने तरकीब निकाली और शेर के पास गए। वह शेर से बोले, बैल आपसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, लेकिन हमने उसके मुंह से सुना है वह आपको अपने दोनों बड़े सींगों से मारकर जंगल का राजा बनना चाहता है। पहले तो शेर ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उसको ऐसा लगने लगा। दोनों सियार इसके बाद बैल के पास गए। वह बैल से बोले, शेर तुमसे केवल मित्रता का दिखावा करता है, मौका मिलने पर वह तुमको मारकर खा जाएगा। बैल को ये जानकर बहुत गुस्सा आया और वह शेर से मिलने के लिए जाने लगा। सियार पहले ही शेर के पास जाकर बोले कि बैल आपको मारने के लिए आ रहा है। बैल को गुस्से में आता देख शेर ने सियार की बात सच समझी और बैल पर हमला कर दिया।
बैल ने भी शेर पर हमला किया और दोनों आपस में लड़ने लगे। अंत में शेर ने बैल को मार दिया और दोनों सियारों को अपना मंत्री बना लिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों के कहने पर अपनी मित्रता पर शक नहीं करना चाहिए। अच्छे मित्र बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है लोमड़ी, शेर और हिरण की कहानी। एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसकी जंगल में ही रहने वाले एक खूबसूरत हिरण से दोस्ती थी। दोनों अक्सर साथ समय बिताया करते थे। वे बातें करते, खेलते और ढेर सारी मस्ती करते। हिरण को लोमड़ी की दोस्ती पर बड़ा भरोसा था, इसलिए उसके मांसाहारी होने पर उसने उससे दोस्ती की थी। जंगल के अन्य जानवर उसे लोमड़ी से दूर रहने की सलाह देते, लेकिन उसे भरोसा था कि दोस्ती की खातिर लोमड़ी उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। एक दिन एक बूढ़ा शेर जंगल में आया। शिकार की तलाश करते हुए वह नदी किनारे पहुंचा। वहां नदी के दूसरे किनारे पर उसे हिरण नजर आया, जो लोमड़ी के साथ खेल रहा था। हिरण को देखकर शेर के मुंह में पानी आ गया और वह उसका मांस खाने की योजना बनाने लगा। लेकिन अब उसमें पहले जैसी फुर्ती नहीं रह गई थी कि हिरण को भागकर पकड़ ले। उसने बहुत सोच विचार किया और अंततः लोमड़ी को अपने साथ मिलाने का इरादा कर लिया। अगले दिन उसने लोमड़ी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, लोमड़ी, क्या तुम मेरी सहायक बनोगी? तुम्हारा काम होगा जंगल के जानवरों को फुसलाकर मेरे पास लाना। पास आते ही मैं उनका शिकार कर लूंगा और हम दोनों आधा आधा मांस बांट लेंगे। लोमड़ी ने शेर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन से उसे काम शुरू करना था। रात भर वह सोचती रही कि सबसे पहले किस जानवर को फुसलाकर शेर के पास ले जाऊं। किसी भी जानवर को फुसलाना आसान नहीं था, वैसे भी जंगल के जानवर उसे धूर्त समझते थे। उसने सोचा, क्यों न हिरण से ही शुरुआत की जाए, उसे फुसलाना आसान है। अगले दिन वह हिरण के पास गई और उसे फुसलाकर शेर की गुफा में ले आई। शेर ने झपट्टा मारकर हिरण को दबोचा और उसे मारकर उसका पूरा मांस खा लिया। लोमड़ी खड़ी देखती रह गई। बाद में उसने शेर से शिकायत की, तुमने वादा किया था कि आधा मांस तुम मुझे दोगे, लेकिन तुम पूरा मांस खा गए। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। शेर उसे झपटते हुए बोला, पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख। क्या तूने अपने दोस्त का भरोसा नहीं तोड़ा और उसे मेरा शिकार बनाकर मेरे पास नहीं लाई? भरोसे की नसीहत तब देना जब तू खुद भरोसेमंद हो। अब चल भाग यहाँ से, जो अपने दोस्त की न हुई वो मेरी क्या होगी। लोमड़ी मुंह लटकाकर वापस चली आई। उसे उसकी करनी का फल मिल गया। सीख, लोमड़ी, शेर और हिरण की कहानी का मॉरल, कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। भरोसा तोड़ने वाले पर कोई भरोसा नहीं करता। कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज की कहानी है बाघ की चालाकी। एक जंगल में एक बेहद चालाक बाघ अकेला रहा करता था। हालांकि जंगल में और भी बहुत सारे जानवर रहते थे, परंतु वह बाघ अपने परिवार से बचपन में ही बिछड़ चुका था। इसलिए उसने अपना सारा जीवन अकेले ही संघर्ष के साथ इस घने से जंगल में गुजारा था। वह जंगल के प्रत्येक कोने कोने से वाकिफ था, अतः उसे इस जंगल में किसी भी चीज का भय नहीं रहा था। वह सारे जंगल में अकेले घूमता और जब जरूरत पड़ती अपने खाने की व्यवस्था कर ही लेता। कहते हैं ना कि पारिवारिक व्यक्ति की घर की जिम्मेदारी ही उसी की जिंदगी से उस गुमराह कर देती है, क्योंकि वह हर वक्त अपने परिवार के सदस्यों के बारे में ही सोचता है। अगर वह कुछ खाना अकेले भी खाता है तो उससे वह खाना ये सोचकर हजम नहीं हो पाता कि उसके घर वाले भूखे रह जाएंगे और उसका पेट भर जाएगा।
लेकिन बाघ का परिवार था ही नहीं और वह अपना जीवन खुद के बनाए नियमों एवं शर्तों के बल पर जीता। इसलिए वह हर दिन खुशी के साथ मौज मस्ती करके बिता लेता। वह बड़े से बड़े जानवर के साथ चालाकी से खिलवाड़ कर देता। जब भी उसे अपना पेट खाली महसूस होता, वो चालाकी से जंगल में घास करने वाली जानवरों को घात लगाकर मारता और अपनी भूख शांत करता। कई बार तो किसी जानवर को उसके साथियों के सामने ही मार डालता और शिकार को दूर ले जाकर वहां अपना पेट भरता। परंतु एक दिन बाघ कुछ खराब चीजें खाने के कारण अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ देता है और कमजोर पड़ जाता है। परंतु फिर भी वह जीने की बहुत उम्मीद रखता है। तबीयत बिगड़ने के दौरान वह एक पेड़ के नीचे कई दिनों से झाड़ियों में ही बैठा रहता है। एक दिन वहां से कुछ सुअर और उसके बच्चे भोजन की तलाश में घूमने निकलते हैं, तो सुअर की नजर एक बाघ पर पड़ती है और वह अपनी माँ को बताता है कि माँ, पेड़ के नीचे झाड़ियों में एक बाघ बैठा हुआ है, जिसका हम शिकार करके अपने रात्रि का भोजन आराम से कर सकते हैं। बच्चा अपनी माँ से यह बात बोलता है, पर तेजतर्रार कानों की बदौलत बाघ ये बात सुन लेता है और एक मृत बाघ की भांति नखरे करते हुए कुछ क्षणों के लिए अपनी सांस रोककर सो जाता है। अब जैसे ही सुअर उसके मुंह के सामने जाकर उसकी नाक सूंघता है, तो वह उसे मरा हुआ समझता है और उसे अपने स्वास्थ्य के लिए हानिकारक समझकर वहां से चला जाता है। सीख इस प्रकार एक बाघ अपनी चालाकी के कारण सुअरों के मुंह से बच पाता है। हमें भी हमेशा मुश्किल वक्त पर अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर ऐसे निर्णय लेने चाहिए जिससे हम खुद की सुरक्षा कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है शेर और हिरण की कहानी। एक दिन एक हिरण अपने जंगल में टहलते टहलते किसी दूसरे जंगल में जा पहुंचा। वह अपना रास्ता भटक चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां कैसे पहुंच गया। चलते चलते रास्ते में उसे एक बारहसिंगा मिलता है, जो हिरण को देखते ही पहचान जाता है कि यह हम। बारहसिंगा ने हिरण से पूछा, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? तभी हिरण ने उसे बताया, हाँ भाई, मैं अपने जंगल का रास्ता भटक गया हूँ, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया, वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। तभी बारहसिंगा ने उसे बताया, अच्छा होगा अगर तुम जल्दी अपने जंगल वापस लौट जाओगे, क्योंकि इस जंगल में बहुत जंगली जानवर है जो दूसरों को मारकर खा जाते हैं। अगर तुम्हें किसी ने देख किया तो मुसीबत में फंस जाओगे। इतना कहकर बारहसिंगा वहां से चला जाता है। तभी हिरण सोचता है, ये फालतू ही मुझे डरा रहा है, कितना सुंदर है ये जंगल, अब मैं यहाँ से घूमकर ही अपने घर जाऊंगा। चलते चलते अचानक उसका पैर एक सोए हुए शेर पर पड़ा। शेर उसे देखते ही जोर से गुर्राया और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर पैर रखा। हिरण बेचारा डर के मारे अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगा। तभी शेर भी उसका पीछा करने लगता है। भागते भागते हिरण अपने जंगल के रास्ते पर जाने लगाता है, लेकिन फिर भी हिरण खुद को उस शेर से बचा नहीं पाता और शेर उसे मारकर खा जाता है। अब शेर को नए जंगल का रास्ता मालूम हो चुका था। शेर ने आगे जाकर देख तो वहां बहुत सारे हिरण थे। शेर का मन लालच में आ गया। एक एक करके उसने हिरण को खाना शुरू कर दिया। इससे जंगल के सारे हिरण अब असुरक्षित और डर हुए थे। तभी उनके सरदार ने कहा, हमें कुछ करना होगा, नहीं तो शेर सबको खा जाएगा। उसमें से एक छोटा हिरण बोलता है, सरदार, मुझे लगाता है हमें 15 दिनों तक झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। हम सब 21 दिनों तक भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने सुना है शेर केवल 15 दिनों तक ही भूखा रह सकता है। अगर हम छुप जाएंगे, ये हमें न पाकर यहाँ से चला जाएगा। सभी ने उस बच्चे की बात मानकर 15 दिनों तक झाड़ियों में छुपे रहते हैं। जब शेर को कोई भी हिरण नहीं मिलता है, वह अपने जंगल वापस लौट जाता है। सारे हिरण उस छोटे से हिरण की तारीफ करते हुए बोलते हैं, क्या बात है, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा था, तुमने तो हम सबको बचा लिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझदार कोई भी हो सकता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा।
मोंटू नाम का एक बंदर जंगल में रहता था। वह सभी जंगल के जानवरों की मदद करता और जब कोई जानवर घायल होता वह उनका इलाज करता, जिससे वह सभी जानवर ठीक हो जाते। एक दिन मोंटू बंदर जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे शेर की आवाज सुनाई दी। अरे ये क्या लग रहा है, कोई शेर घायल है, मुझे उसके पास जाना चाहिए, लगता है उसे मेरी मदद की जरूरत होगी। यह कहकर मोंटू बंदर शेर के पास जाने लगा। जैसे ही वह शेर के पास जाता है वह देखता है कि शेर घायल होता है और उसके पैर में शिकारियों का शिकंजा पड़ा होता है, जिससे वह शेर चिल्ला रहा होता है। उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। अरे मोंटू बचाओ यार इस जंगले से, नहीं तो मैं फंस के मर जाऊंगा या तो वह शिकारी मुझे यहाँ से ले जाएंगे। क्या तुम मेरी जान बचाओगे मोंटू? हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। इतने में वहाँ तोता आ जाता है। अरे मोंटू क्या कर रहे हो? तुम और शेर की जान बचा रहे हो, ये तुम्हें खा लेगा। ये बात शेर सुन रहा होता है। अबे तोते के बच्चे, तू चुप कर जा। मोंटू तू तो मेरी मदद करेगा, मैं तुम्हें कैसे खा सकता हूँ? मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा मोंटू, तुम इस जाल से मुझे निकालो बाहर। यह बात सुनकर, अबे तोते तुम ऐसी बातें मत करो, ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। मुझे शेर को इस जंगले से निकालने दो। शेर को बंदर निकाल देता है। अरे मोंटू आज के बाद तू और मैं दोनों दोस्त हैं। जंगल में आज के बाद तेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ तुम्हारे साथ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो जंगल के सभी जानवर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। अरे अब यही बोलते रहोगे कि यहाँ से जाओगे भी, नहीं तो शिकारी आ जाएंगे। जल्दी से यहाँ से भाग लो। तोते की बात सुनकर, अरे हाँ मोंटू चलो जल्दी से हम लोग यहाँ से भागते हैं, नहीं तो वह शिकारी यहाँ पर आ जाएंगे। वह चले जाते हैं। शेर और बंदर दोनों साथ साथ जंगल में घूमते। अरे मोंटू मेरी बात मानो, इस शेर पर तुम विश्वास मत करो। ये शेर बहुत खतरनाक होते हैं, ये कभी भी तुम्हें खा सकते हैं। मेरा कहना मानो, इस पर विश्वास मत करो। अरे तोते तू तो ऐसे ही बस, तुझे क्या पता, ये दोस्त है मेरा, ये कैसे खा लेगा, मैंने इसकी जान बचाई है। ये बहुत ही अच्छा और नेक दिल का शेर है। तोता इतना कहकर वहां से उड़ जाता है। एक दिन जंगल में शिकारी आते हैं। जंगल में सब कहीं ये शोर हो मच जाता है कि जंगल में एक शिकारी आया है। शिकारी के डर के मारे जंगल के सभी जानवर छुप जाते हैं। अरे मोंटू तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे मेरी गुफा में। यह कहकर मोंटू और शेर दोनों चले जाते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं। जंगल में सभी जानवर छुपे होते हैं। छुपे होने के कारण कोई भी जंगल में नहीं आता और शेर को बहुत जोरों से भूख लगती है। अरे मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, कई दिन हो गया कोई शिकार भी नहीं मिला। इतने में तोता मोंटू बंदर के पास आता है और बोलता है, अरे मोंटू चल यहाँ से चल पड़, शेर कई दिनों से भूखा है, तूने उसका चेहरा नहीं देखा, कैसे चिड़चिड़ा हो गया है, वह कभी भी तुम्हारा शिकार कर सकता है। अरे नहीं तोते, मैं उसे इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता, अभी मुसीबत का समय है, मैं मुसीबत में उसे नहीं छोड़ूंगा। तोता उसकी बात सुनता है और कहता है, अरे मोंटू बंदर बेवकूफ़ी की भी हद होती है,
तूने तो वह हद भी पार कर दी, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर तोता वहाँ से चला जाता है। शेर को बहुत जोरों से भूख लगने के कारण अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बहुत जोरों से मुझे भूख लगी है। उसकी नज़र बंदर पर थी। अरे क्यों ना मैं इस बंदर को ही खा लूं। इस दिन के लिए ही तो मैंने इसको अभी तक रखा है साथ साथ, अब मैं इसे ही खाऊंगा। जैसे ही शेर ने बंदर पर झपट्टा मारने की सोची, उतने में बंदर जल्दी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जिस कारण बंदर की जान बच गई। आज के बाद तुम मेरे दोस्त नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ही मदद की और तुम मुझे ही खाने वाले थे। तोता सच ही कह रहा था। इतने में तोता आ जाता है। अरे मैंने कहा था ना कि ये तुम्हें खा लेगा, मगर मोंटू बंदर तूने मेरी एक बात भी नहीं मानी। चलो देर आए और दुरुस्त आए, वो देखो शिकारी आ रहे हैं, अब इस शेर को पकड़कर ले जाएंगे। इतने में वहाँ पर शिकारी आए और शिकारियों ने शेर को पिंजरे में बंद कर लिया और वह उसको अपने साथ ले गए। शेर को अपनी गलती पर बहुत। एक बार की बात है, एक जंगल में सफेद लोमड़ी रहती थी। वह एक बार शिकारियों के जाल में फंस गई। अरे कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, जल्दी से बचाओ, कोई है। इतने में वहाँ बंदर आ जाता है। क्या है लोमड़ी, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि घर के बाहर मत जाना, तुमने कहना नहीं माना। ये देखो तुम्हें शिकारियों ने फंसा लिया है जाल में। एक तो तुम सफेद हो, ऊपर से तुम इतनी चुस्त हो कि किसी का कहना भी नहीं मानती। हाँ बंदर भाई, आपने तो कहा था, मेरे दिमाग से निकल गया और मैं घर से बाहर आ गई। अब क्या करूं? अरे जल्दी करो, मुझे खोलो, नहीं तो शिकारी आने वाले हैं, वो मुझे ले जाएंगे। रुको, तुम यहीं रुको, मैं किसी को बुलाकर लाता हूँ। इतने में बंदर किसी को मदद के लिए बुलाने चला जाता है। काफी समय बीत जाता है और बंदर लोमड़ी के पास नहीं आता। थोड़ी देर बाद वहां पर खरगोश आ जाता है। अरे खरगोश बचाओ मुझे बचाओ। रुको, मैं कुछ करता हूँ। खरगोश अपने दांतों से वह जाल को काट देता है, जिसके बाद लोमड़ी बाहर आ जाती है। मगर एक बात बताओ खरगोश, तुम्हारा ये रंग कैसे हुआ? क्या बताऊं तुम्हें लोमड़ी, मेरा ये रंग तो ऐसे ही है। इस रंग के कारण कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। मैं तो बहुत दुखी हूँ, इस जंगल में कोई मेरा दोस्त भी नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करूँगी। आज के बाद तुम मेरे दोस्त हो। लोमड़ी और खरगोश दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। अरे खरगोश भाई, मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी। हमारी नदी के पास तालाब में एक जादुई मछली रहती है, चलो हम उसको पकड़ते हैं। जब हम उसको पकड़ेंगे, हम जो मांगेंगे वो मिलेंगे। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जाता वहाँ पर, पता नहीं कैसी जगह हो, मुझे तो डर लगता है, मैं तो नहीं जाता। अरे चलो खरगोश चलो, सच कह रही हूँ, वहाँ पर हम जाएंगे, क्या पता हमको बहुत ज्यादा शक्तियाँ मिल जाए, जिससे हम जंगल के राजा भी बन सकते हैं। चलो हम लोग चलते हैं, तो और तुम्हारा रंग भी अच्छा हो जाएगा, जिससे जंगल के सभी जानवर तुमसे दोस्ती करने लगेंगे। अरे नहीं लोमड़ी, मैं नहीं जाता, मुझे डर लग रहा है, तुम ही जाओ जब जाना है तो। नहीं तुम रहने दो, तुम भी मत जाओ और मैं भी नहीं जाता, क्या जरूरत है, जो है जितना है बहुत है, कोई जरूरत नहीं है जाने की। तुम भी मत जाना लोमड़ी। लोमड़ी खरगोश का कहना नहीं मानती है और वह चली जाती है। सुनो तालाब की मछली, जल्दी से मेरे सामने आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
इतना ही लोमड़ी आवाज लगाती है और मछली बाहर आ जाती है। हाँ लोमड़ी, बोलो, मांगो, क्या मांगना चाहती हो तुम मुझसे? मछली, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस जंगल का राजा बना दो। मैं इस जंगल की राजा बनना चाहती हूँ। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तुम जैसी हो, जो भी हो, इस अवस्था में ठीक हो। तुम्हें राजा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोमड़ी गुस्से में आ जाती है और वह मछली को पकड़ने के लिए जैसे ही कूदती है, मछली एक पक्षी का रूप बनाकर उड़ जाता है। इतने में वहाँ पर खरगोश आ जाता है। मत जाओ तुम, मत जाओ, ऐसा मत करो लोमड़ी, ये ठीक नहीं है। हम जैसे हैं, जिस अवस्था में हैं, ठीक है। इतना ही कहने पर वह मछली क्रोधित हो जाती है। वो कहती है, लोमड़ी, तुमने जो किया वह बहुत गलत किया मेरे साथ। तूने मुझे मारने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वह जादुई मछली नदी के बीच में बवंडर मचा देती है, जिससे लोमड़ी उसके बीच चली जाती है। फिर खरगोश अकेला रह जाता है। खरगोश रोने लगता है। अरे खरगोश, तुम क्यों रोते हो? चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जंगल के सभी जानवर तुमसे प्यार करेंगे और दोस्ती करेंगे, जिससे तुम जंगल के सभी के प्यारे जानवर बने रहोगे। यह कहकर वह पक्षी उड़ जाता है। उसके बाद जंगल के सभी जानवर खरगोश का दोस्त बन जाते हैं, जिससे खरगोश खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारी यह स्टोरी कैसी लगी जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और मजेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक। अरे कितना मोटा और ताजा हिरन है, मेरा तो दिल कर रहा है मैं इसे खा ही जाऊं। जंगल में एक हिरन रहता था। वह बहुत चुस्त और चालाक था। उसका शिकार जंगल में कोई भी जानवर नहीं कर पाता था। जैसे ही भेड़िया हिरन के पास आया, हिरन ने पीछे देखा और भेड़ियों को अपने सींग से मारना शुरू कर दिया। अरे बाप रे बाप, इस हिरन ने तो मेरी हड्डी पसली तोड़ दी। अब मैं क्या करूं? इस हार का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं हिरन को छोड़ूंगा नहीं, इसका शिकार तो मैं ही करूंगा। थोड़े ही दिन बाद उस जंगल में एक जंगली बकरा आ जाता है। अरे वाह, कितनी हरी हरी घास है। दिल कर रहा है कि मैं इसी जंगल में रह जाऊं। घास खा खा कर मैं ताकतवर हो जाऊंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ हिरन आ जाता है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आकर घास चरने की? अरे ये जंगल क्या तुम्हारा है? ये जंगल हम सभी का है, मेरा भी है। क्या तुम्हारा नाम लिख रखा है इस जंगल इसमें? तभी वहां पर हाथी आ जाता है। क्या बात है भाई, क्यों लड़ाई कर रहे हो तुम? हिरन, ये जंगल सभी जानवर का है, अकेला तुम्हारा नहीं है। हिरन को बात समझ आ जाती है। हिरन और बकरा दोनों दोस्त बन जाते हैं और वह साथ साथ घूमते हैं। एक दिन हिरन जंगल में अकेला रह जाता है और वहीं भेड़िया आ जाता है। अरे हिरन, आज तो मैं तेरा शिकार करके रहूँगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। वह हिरन को झपट्टा मारता है और हिरन को मारने की कोशिश करता है। पीछे से बकरा भी आ जाता है और वह बकरा भी भेड़िए को जोरों से मारता है।
भेड़िया बेचारा डर कर भाग जाता है। अरे इन सबको मैं अलग कैसे करूं? यही सोच रहा होता है, अचानक उसके दिमाग में एक बात आती है। क्यों ना मैं इन दोनों में फूट डालकर इन दोनों की लड़ाई कराकर इनका फायदा उठाऊं। वह मौके का फायदा उठाकर बकरे के पास जाता है। अरे सुनो बकरे भाई, सुनो, मुझे पता चला है कि हिरन तुम्हारा शिकार करवाने की कोशिश कर रहा है शेर से और तुम्हें मरवाने के चक्कर में है। ध्यान रखना। अभी जा भेड़िए, झूठ बोल रहा है तू। हम दोनों में फूट डलवाना चाहता है। भाग जा यहाँ से, मैं तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा। मर्जी है तुम्हारी बकरे, मेरा तो बताने का फर्ज था, बाकी आगे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर वह चला जाता है। फिर वह हिरन के पास पहुंचता है। अरे हिरन भाई, वो बकरा तो तुम्हें मरवाने के चक्कर में है, जरा सतर्क और ध्यान से रहना। दोनों के दिमाग में एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना भर जाती है और वह सोचने लगता है कि वाकई बकरा मुझे मरवाना चाहता है। जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो वह बकरे को बोलता है, अबे बकरे, तू मुझे मरवाना चाहता है? अबे हिरन, तू मरवाना चाहता है मुझे पता चला है किसी से। ऐसी बातें करते करते दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ते लड़ते दोनों मर जाते हैं। यह सब लड़ाई भेड़िया देख रहा होता है। अरे आज दोनों को मैं आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगा। यह खाना मेरा कई दिनों तक चलेगा। देखा मैंने कैसे इन दोनों में फूट डलवा कर इन लोगों को मरवा दिया। अब तो मैं पेट भरकर खाऊंगा और मोटा और ताकतवर हो जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के कहे कहाने पर नहीं आना चाहिए, जिससे हमारा स्वयं ही नुकसान होता है और दुश्मन का हमेशा फायदा होता है। आप लोगों को हमारी यह स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो कि आपको सबसे पहले हमारी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। थैंक। कहो गधे मित्र, कैसे हो? क्या हाल चाल है तुम्हारा? अरे शेर भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? अरे मित्र, मैं बिल्कुल सही हूँ। चलो आज जंगल में हम दोनों घूमने चलते हैं। जब शेर और गधा एक साथ जंगल में घूमने जाते तो जंगल के सभी जानवर उन्हें देखकर वहां से भाग जाते। गधे को ये लगता कि शायद वह मुझे देखकर भागते हैं और मुझसे डरते हैं। देखो मित्र, ये सभी जानवर मुझे देखकर भाग जाते हैं, यह मुझसे कितना डरते हैं। एक बार शेर और गधा जब जंगल के रास्ते जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें बहुत सारे जंगली कुत्ते दिखाई दिए। गधे ने जंगली कुत्तों को देखकर जोर जोर से गुस्से से आवाज निकालनी शुरू कर दी। वह सभी जंगली कुत्तों ने देखा और देखकर डर के मारे
भाग गए। यह सब देखकर गधा बहुत खुश हुआ। अरे क्या बात है मित्र, आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। अरे दोस्त, खुश ना हो तो क्या, मुझे देखकर सभी जंगली कुत्ते डर के मारे भाग गए। इन सभी जंगली जानवरों को मुझसे कितना डर लगता है। अच्छा ये बात है, सच कह रहे हो तुम। ये तुम्हें देखकर डर रहे थे या ये मुझे देखकर डरते हैं? मित्र, कभी भूल कर भी इन कुत्तों के झुंड में मत घुस जाना, नहीं तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ सकता है। गधे ने शेर की बात को सुना और समझ गया कि मुझे कभी भी अकेले जंगल में नहीं घूमना चाहिए और ना ही किसी के भरोसे किसी से दुश्मनी लेनी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को हमारी यह गधे और शेर वाली स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट आप तक आती रहे। थैंक यू फॉर। अरे हिरन भाई कहाँ से आए हो तुम? अरे मित्र, मैं बगल के जंगल से आया हूँ। अच्छा, फिर तो तुम हमारे जंगल में नए हो। आपका इस जंगल में स्वागत है। धन्यवाद कौवे भैया, धन्यवाद। अरे हिरन भाई, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? इस जंगल में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। क्यों नहीं कौवे भैया, मैं आपसे ज़रूर दोस्ती करूँगा। कौवे और हिरन की दोस्ती हो जाती है। वह जहाँ भी जाते एक साथ जाते और जहाँ भी घूमते साथ साथ घूमते। एक दिन उन दोनों के ऊपर लोमड़ी की नज़र पड़ी। अरे कितना स्वादिष्ट हिरन है, ये हरी हरी घास खाता है। मेरा तो दिल करता है कि मैं इसका शिकार करूं और इसको खा जाऊं। फिर एक दिन कौवा और हिरन आपस में बात कर रहे थे। मन ही मन ललचा रहा था कि कैसे मैं हिरन का शिकार करूं। एक दिन कौवा किसी काम से कहीं गया हुआ था और उस दिन हिरन अकेला था। मौका देखते ही लोमड़ी कौवे के पास गई। अरे नमस्कार हिरन भाई, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। मैं आपके जंगल में ही एक गुफा के पास रहती हूँ। क्या आप मेरे साथ दोस्ती करेंगे? अरे नहीं लोमड़ी, मैं किसी भी अनजान जानवर से दोस्ती नहीं करता। जिसके बारे में मैं जानता हूँ सिर्फ मैं उसी से दोस्ती करता हूँ। देखिए ना, इस जंगल में मेरा कोई भी नहीं है और मैं अकेली रहती हूँ। कोई भी इस जंगल में मेरा दुख सुख नहीं पूछता, कोई भी मुझे नहीं बुलाता। अब देखिए ना, आप ही इस जंगल में नए आए हो और आपको मैंने प्रस्ताव दिया दोस्ती का, आपने भी मेरा कहना नहीं माना। लोमड़ी की मीठी मीठी बात सुनकर हिरन का दिल पसीज जाता है और वह लोमड़ी से दोस्ती के लिए राजी हो जाता है। फिर लोमड़ी और हिरन दोनों दोस्त हो जाते हैं। वह साथ साथ घूमते हैं।
अभी हिरन मित्र एक बात बोलूं, मुझे जंगल में एक जगह मालूम है जहाँ पर बहुत सारा तुम्हारे लिए खाना है। वहाँ पर तुम जी भरकर और पेट भरकर खाना खाना, वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं है। लोमड़ी की बात सुनकर हिरन बहुत खुश हुआ और कहने लगा, ठीक है भाई, हम लोग चलते हैं खाने के लिए। वह हिरन को खेत में ले जाता है। अरे वाह, इतना सारा खाना, धन्यवाद भाई, तुम एक अच्छे मित्र हो जिसने मुझे इतना अच्छा खाना मुहैया करवाया। आज के बाद तुम मेरे सच्चे मित्र हो। वह खाना खाकर वापिस आते हैं। पीछे जिस किसान का वह खेत होता है, वह किसान वहां पर आ जाता है। अरे किस जानवर ने खाया, उसकी खैर नहीं। दूसरे दिन फिर हिरन और लोमड़ी प्लान बनाते हैं और वहीं पर फिर खाने के लिए जाते हैं। अरे इस हिरन को क्या पता, मैं इसे यहाँ पर इसलिए लाती हूँ कि ये खा खा कर मोटी हो जाए, फिर इसके बाद तो इसको मैंने ही खाना है। फिर किसान खेत में आता है और वह जाल लगाकर चले जाता है। प्लान के मुताबिक जब हिरन और लोमड़ी खेत में आते हैं तो हिरन उसमें फंस जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई है, कोई मुझे बचाओ। उसकी बात सुनकर वहाँ पर कौवा आता है और कौवा हिरन से कहता है, मित्र, मैंने कहा था ये लोमड़ी सही नहीं है, तुम इससे मित्रता मत करो, मगर तुमने फिर भी इससे मित्रता की। वह हिरन को बताता है कि कैसे तुमने किसान से बचना है। वह हिरन को कहता है, मित्र, तुम जब वह किसान आएगा तो आप मरने की एक्टिंग करना, जिससे उसे लगेगा कि तुम मर गए हो, और वह जाल खोलेगा और तुम भाग लेना। मैं तुम्हें बैठकर टोंट मारूंगा, जिससे उसे लगेगा कि मर गया हूँ। ठीक है कौवे मित्र, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। उसके बाद वहाँ किसान आता है और हिरन वैसे ही करता है। किसान को लगता है कि हिरन मर गया है। जैसे ही वह जाल खोलता है, हिरन वहाँ से भाग। एक जंगल में बहुत सारे जानवर बहुत प्यार से रहते थे। उसी जंगल में एक बाघ रहता था जिसका नाम था बगीरा। वह जंगल का राजा था। अरे हाथी भाई, अपने जंगल में सब कितने प्यार से रहते हैं ना। हाँ दोस्त, सभी बहुत प्यार से रहते हैं। वो देखो सामने से एक भेड़िया आ रहा है दूसरे जंगल से। कैसे हो आप सभी जानवर? हम सभी ठीक हैं। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। उस जंगल में आग लगने की वजह से मुझे वह जंगल छोड़ना पड़ा, जिस कारण मुझे इस जंगल में आना पड़ा। क्या तुम सभी मुझे इस जंगल में रख लोगे? उसके कहने पर सभी जंगल के जानवर उसको अपने यहाँ शरण दे देते हैं। और भेड़िए भाई बताओ, तुम्हें जंगल में कैसा लग रहा है हमारे साथ? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से मैं यहाँ पर रह पाया हूँ। आप बहुत अच्छे हैं सभी। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दूसरे दिन हाथी और हिरन जा रहे थे। उन्हें रास्ते में भेड़िया मिल गया। अरे कहो भेड़िए, कैसे हो आप? ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। आप बताओ, आप सभी कैसे हो? हम भी ठीक हैं। हाथी, हिरन और
भेड़िया आपस में बात कर रहे थे। तभी हिरन ने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर में अकेले हैं। हाथी ने भी कहा, हाँ हाँ मुझे भी जाना है, बहुत जल्दी है मुझे भी, कल को मिलते हैं। इतना कह के हाथी वहाँ से चला गया। हिरन और भेड़िया बातें करते हुए जाते हैं। इतने में हिरन का भी घर आ जाता है। अच्छा भेड़िए भाई, मैं जाती हूँ, मेरा घर आ गया है। अरे तुम यहीं रहती हो हिरन? हाँ मैं यहीं रहती हूँ, मैं और मेरे छोटे छोटे बच्चे। दूसरे दिन जंगल में शोर मचा कि हमारे यहाँ कुछ बच्चे गायब हैं। अब किसी को यह पता नहीं चल रहा था कि बच्चे जा कहाँ रहे हैं। अरे मुझे बहुत चिंता हो रही है, हमारे यहाँ सभी जानवर के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो भेड़िए पर शक हो रहा है। मगर हम बिना सबूतों के किसी के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? हमें पहले मुजरिम को पकड़ना होगा, वो भी रंगे हाथ। चलो हम चलते हैं राजा के पास। सभी बगीरा के पास जाते हैं और बगीरा से अपनी अपनी बात कहते हैं। अरे ऐसे किसी पर इल्जाम लगाना गलत बात है, पहले उसके खिलाफ हमें सबूत इकट्ठे करने होंगे, तभी उसको मैं सज़ा दे सकता हूँ। बिना सबूत के मैं उसे सज़ा नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। बगीरा की बात सुनकर सभी जानवर वापिस आ जाते हैं। एक दिन सभी प्लान बनाते हैं कि हम भेड़िए की जासूसी करेंगे। वह सब इकट्ठे होकर प्लान बनाते हैं, हम भेड़ियों को पकड़ेंगे। एक दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा होकर बगीरा के पास सलाह करने के लिए सभी जाते हैं। अरे ये सभी लोगों को लगता है मेरे बारे में पता चल गया है, अब मैं ऐसा करता हूँ, ये सलाह करने जा रहे हैं, इतने में मैं जाकर खरगोश के बच्चे को खा लेता हूँ। खरगोश का बच्चा अकेला ही होगा, जाता हूँ मैं उसके पास। इतना कहकर वह खरगोश की गुफा में चला जाता है। सभी ने प्लान बना रखा था कि हम लोग अपनी अपनी गुफा छोड़ देंगे और किसी एक को भेड़िए की निगरानी में लगाए रखेंगे। उन्होंने कौवे की ड्यूटी लगा रखी थी कि वह भेड़िए के ऊपर नजर रखेगा। सभी जंगल के जानवर जंगल में छुप गए। इतने में भेड़िया खरगोश की गुफा में जाता है। वह खरगोश के बच्चे को पकड़ लेता है। पीछे से जंगल के सभी जानवर पहुंच जाते हैं और वह भेड़िए को रंगे हाथी पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी नए व्यक्ति पर आंख बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता वह हमारा नुकसान कर सकता हो। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। साथ ही और ऐसी मज़ेदार स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक आज की कहानी है खूनी झील।
हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वही खुली झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। गर्मी में गरीब बेटी की जादुई खास की एसी। ओह, कितनी गर्मी लग रही है। ऊपर से ये टेबल पंखा भी मरमर कर चल रहा है। एसी लगी होती तो मस्त नींद आती। तभी पंखा चलते चलते जोरदार आवाज करके बंद हो जाता है, जिसकी आवाज से गरीब सत्यकाम का परिवार जाग जाता है। अजी ये इतनी तेज आवाज कैसी थी? क्या मालूम चंदा, पर ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया। तभी भारती टेबल पंखे को देखती है। पिताजी वो देखो, टेबल पंखा टूट गया। पंखा टूटा देखकर पूरा परिवार दुख जताने लगता है। हे भगवान, ये क्या, एक और परेशानी बढ़ा दी तूने हम गरीबों पर। ये टेबल पंखा ही तो इस गर्मी में हमारा इकलौता सहारा था। अब तो इस गर्मी में हम बेहाल हो जाएंगे। कितना कहता था मैं कि दिन में पंखा बंद रखा करो, सारा दिन तो चलता रहता था। अब दिन रात चलेगा, कोई भी चीज तो खराब तो होगी ही ना। एक एक पाई जोड़ कर लिया था ये पंखा, अब कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे नए पंखे का दाम। इसलिए तो कहती हूँ पिताजी कि घर में एक एसी लगवा दो, गर्मी भी नहीं लगेगी और नींद भी अच्छी आएगी। ये सुनकर गरीबी से झुंझलाया सत्यकाम अपनी दूसरी बेटी भारती को डांट लगाते हुए बोला, अरे चुप कर तू भारती, तेरा बाप कोई सर्विस वाला थोड़े है जो लाख रुपए महीना कमाता है। जब देखो एसी 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 कहते रहती है। ये एसी सोफा सब अमीरों के घरों में होता है, हम गरीबों की औकात में नहीं है खरीदना। अजी अब जाने भी तो बच्ची है। अब ही चलो सब सो जाओ। आस पड़ोस वाले भी इतनी रात में हम गरीबों के घर में से हल्ला गुल्ला होता सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जैसे तैसे सब गर्मी में सो जाते हैं, लेकिन अपने गरीब माँ बाप बहन को गर्मी से बेहाल देखकर वो गरीब बेटी रात भर खुद सो भी नहीं पाई। अरे सुबह हो गई, जल्दी से साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर बाबा के लिए चाय भी बनानी है। घर में झाड़ू लगाकर जब वो घर के बाहर आकर देखती है तो आम के पेड़ से पूरे आंगन में पत्ते ही पत्ते बिखरे थे और पेड़ पर फल लगने को थे, जिसे देखकर वो खुश हो गई। अरे वाह, आम के पेड़ पर तो बेर लगने लगे हैं। अच्छा है, थोड़े दिन में आम पक जाएंगे। पिताजी को तो आम के साथ रोटी खाना कितना पसंद है। अगर उन्हें रोज अपनी मनपसंद की सब्जी या फिर मीठे आम मिल जाए तो वो पेट भरकर रोटी खाते हैं। लेकिन इस गरीबी में नमक रोटी और चटनी रोटी खाकर ही गुजारा करना पड़ रहा है। इस घर की बड़ी बेटी होते हुए भी मैं अपने गरीब माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे प्यारे आम के पेड़, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। खास करके भारती की ख्वाहिश है कि हम अपने घर में एसी लगवाएं। सबसे पहले मैं अपनी कमाई से अपने घर में एसी लगवाऊंगी। गीतू रोज ही अपने आंगन में लगे उस आम के पेड़ से अपना सुख दुख बांटती थी। वो पेड़ जैसे उसके परिवार का हिस्सा बन चुका था, क्योंकि गीतू ने 5 साल की उम्र में आम की गुठली बोई थी और हर दिन उसमें खाद पानी डालती, जिसे आज पेड़ इतना विशाल और फलदार था। पेड़ के नीचे हर कुछ दिनों में घास उगाती, जिसे गीतू जुगाड़ लगाकर कभी घास की चटाई तो कभी कालीन बुना करती थी। गीतू, मैं और तेरे पिताजी जमींदार के खेत पर जा रहे हैं काम करने। माँ, आप और पिताजी अपनी खेती खुद क्यों नहीं उगाते? वो जमींदार तो यही चाहता है कि हम गरीब लोग सारी जिंदगी उसकी गुलामी करें। तभी तो धूप में वो आपसे गधों की तरह काम करवाता है और सिर्फ 100 रुपए ही देता है पूरे दिन के। पिताजी, आप ही तो कहते हैं ना कि हम गरीब किसान मिट्टी से सोना उगाते हैं। हाँ बेटिया,
लेकिन एक गरीब के लिए 2 रोटी कमाना रोज की कठिन चुनौती होती है, जिसे पार करना पड़ता है। सत्यकाम और चंदा चिलचिलाती कड़ी धूप और गर्मी में खेत पर आते हैं, जहां जमींदार ठाठ से कुर्सी पर बैठा था और नौकर छतरी लिए खड़ा था। ओहो, बाप रे बाप, कितनी गर्मी है, आग बरस रही है। इतनी गर्मी में तो एसी की ठंडी हवा छोड़ने का मन ही नहीं करता। राम राम मालिक। अरे भाड़ में गया तेरा राम राम, यहाँ गर्मी से मेरा कचूमर निकला जा रहा है। कहाँ मर रहा था? हाँ, अब तक कहाँ मर रहा था? चलो दोनों मियाँ बीबी खेत जोतने में लग जाओ, उठाओ हल। जी मालिक। बेचारे दोनों कड़ी धूप में उतनी बड़ी जमीन में हल जोतते हैं, उनके माथे से टप टप पसीना बहता जाता है। अजी शाम हो गई, आज तो मालिक दिहाड़ी देने के डर से आए ही नहीं। उनकी हवेली चलकर मांग लेते हैं, पंखा ठीक भी तो कराना है, वरना गर्मी में गुजारा नहीं होगा। दोनों जमींदार के घर आते हैं, जहां जमींदार पांव पसारे एसी की चिल्ड ठंडी ठंडी हवा खा रहा था। ओहो, क्या मजा आ रहा है। हा, एसी में भैया मजा बहुत है। अरे सत्यकाम, तू यहाँ? जी मालिक, पैसे दे दीजिए। ये पकड़ 200 और चल दफा हो जा। इसी तरह दिन गुजरते हैं। दोनों मियाँ बीवी जो भी कमा कर लाते अपनी गरीब बेटी के हाथों में रख देते, जिससे बहुत ही समझदारी से गीतू घर चलाती और उसमें से कुछ बचा भी लेती। 100, 200, 300, 350, 400, 410, 420, 30, कुल मिलाकर मेरे पास अभी तक ये 700-800 रुपए ही इकट्ठे हुए हैं। इतने में एसी कहाँ से आएगी? अगर मैं किश्त बंधवाकर भी एसी ले आऊं तो फिर मैं कैसे किश्त भरूंगी? तभी भारती अपनी गरीब बहन गीतू को परेशान देखकर बोली, दीदी, आजकल तो कबाड़ी वालों के पास भी अच्छी अच्छी चीज मिल जाती है। अमीर लोग तो नया खरीद लाते हैं और महंगी चीज भी बेच देते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं कबाड़ी में से कोई एसी उठा लाती हूँ। गीतू एसी खरीदने कबाड़ी की दुकान पर चली आई। भैया जी, मुझे कोई सस्ती एसी दिखाइए। गरीब लड़की लगती है, एक काम करता हूँ, ये खटारा वाली एसी थमा देता। इसे क्या पता इसमें क्या डिफॉल्ट है। ये लो बहन जी, ये एकदम बढ़िया एसी है। ये चलती तो है ना? चलती नहीं, दौड़ती है, एकदम धूम मचा देगी ठंडी हवा की। 1000 रुपए की लगेगी, अब जल्दी से ले लो। लेकिन मेरे पास बस 800 ही हैं। चलेगा चलेगा, दे दो। गीतू खुशी से वो एसी घर लाकर सबको चलाकर दिखाती है। माँ, पिताजी देखो, आपकी गरीब बेटी एसी खरीद कर लाई है 800 में। अब हमें गर्मी में नहीं सोना पड़ेगा। मगर ये चल क्यों नहीं रही? 800 में कोई एसी देता है भला क्या? पैसे फंसा कर आई है जाकर। सब मुंह बनाकर सो जाते हैं और गीतू पेड़ के पास आकर रोने लगी। मेरे प्यारे आम के पेड़, वो कबाड़ी वाला मुझ गरीब के पैसे खा गया। ये एसी चल भी नहीं रही, मुश्किल से 1-1 रुपया इकट्ठा किया था। गीतू को रोते देखकर पेड़ बोलने लग जाता है। गीतू, तुम रो रही हो? रो मत, मैं तुम्हारी एसी को जादुई एसी बना देता हूँ। क्या सचमुच में ऐसा हो सकता है? तभी पेड़ जादू करता है और जमीन पर ढेर सारे घास उगाते हैं जो बहुत चमक रही थी। गीतू, इस जादुई घास को मैंने अपनी शक्ति से उगाया है, इसे एसी में लगा दो, ये एसी जादुई हो जाएगी। गीतू बिल्कुल वैसा ही करती है। तभी घास का एसी बनकर पूरा होते ही सुनहरी चमक से भरकर चल पड़ता है और पूरे घर को बर्फ के जितना ठंडा कर देता है। माँ, पिताजी, भारती देखो, एसी चलने लगी। पूरा गरीब परिवार घास के एसी को चलते देखकर चौंक जाते हैं। अरे देखो चंदा, हमारी बिटिया ने घास की एसी बनाई है। हाँ जी, लेकिन ये घास की एसी कैसे चल रही है? ये एसी कूलर तो बिजली से चलते हैं। तभी जादुई घास एसी के आंख कान मुंह बन जाता है। एसी इठलाकर बोला, क्योंकि मैं जादुई घास का एसी जो हूँ। ये लो, जी भर के खूब ठंडी हवा खाओ। अरे वाह दीदी, क्या धांसू एसी बनाई है। हम गरीबों जैसे घास की एसी है। एसी तो बड़े बड़े अमीरों के घर में भी नहीं होगी। अब हम गर्मी में एसी की ठंडी हवा में सोएंगे। तभी चंदा रोते हुए बोली, बिटिया, अगर दिन भर इस एसी की ठंडक में ही सोते रहेंगे तो कमाएगा कौन? बगैर खून पसीना बहाए पैसे थोड़ी मिलता है। ये कहते हुए चंदा रोने लगती है। तभी जादुई घास एसी में से ठंडी हवा के साथ नोट बरसने लगते हैं। लूट लो, लूट लो, जितने चाहिए लूट लो, देख क्या रही हो? अरे रामा, ये जादुई घास की एसी तो लक्ष्मी मैया का रूप है। चंदा देख, कैसे करारे करारे नोट दे रहा है ये एसी। क्योंकि मैं कोई मामूली एसी नहीं बल्कि जादुई घास का एसी हूँ।
मैं तुम्हें हीरे जवाहरात सोना चांदी सब दे सकता हूँ। एसी के इस कथन को सुनकर गीतू ने उसे आजमाया। अगर ऐसा है तो हमें सोने चांदी के सिक्के देकर दिखाओ। तभी एक सुनहरी चमक के साथ जादुई घास एसी में से सोने चांदी के ढेर सारे सिक्कों की बारिश बरसने लगी। तुम तो सच में जादुई एसी हो माँ। अब आपको उस जमींदार की गुलामी करने की जरूरत नहीं। अब हमारे पास जादुई घास का एसी है। दोनों मियाँ बीबी खुशी से फूट फूट कर रोए। चंदा देखो, अब हमें और दुख नहीं काटना पड़ेगा, न किसी की ये गालियां खाकर गुलामी करनी होगी। ये जादुई घास की एसी हमें बंधुआई से छुटकारा दिलाने आई है हमारे घर। जाओ सत्यकाम, इन सिक्कों से कर्ज चुका दो। सत्यकाम ने जादुई घास एसी से मिले सिक्कों को बेचकर सबका कर्जा भर दिया और उसने पंखा, कूलर, एसी की अपनी दुकान खोली, जिससे गरीब भी कम दाम पर एसी खरीद सके। उस गरीब बेटी के बनाई जादुई घास एसी ने उसके गरीब परिवार बेटी की जादुई रोटी। रजनी, और कितनी देर लगाएगी? तेरे बापू कब से बैठे हैं, अब ले आ खाना। बस लाई माँ। रजनी को खाना लाता देखकर पिता किशन ने मुस्कुराहट से पूछा, अरे आज मेरी बिटिया ने क्या क्या बनाया है? बाबा, मैंने आपके लिए भिंडी की भुजिया बनाई है और सूखे आलू भी। फिर तो आज मैं पेट भर कर रोटी खाऊंगा। 2 तरह की सब्जी बनी देखकर ललिता बड़बड़ा उठती है। अरे लड़की, 2 टाइम की सब्जी एक ही बार में क्यों बना दी तूने? एक तो ऐसे ही तेरे बाबा की कमाई धमाई नहीं है और महंगाई इतनी है। जाने दो ललिता, अब तो बना दिया बिटिया ने। कल को ब्याह कर अपने ससुराल चली जाएगी ना, तो बहुत रोगी तुम। अब गुस्सा थूक दो और बिटिया के हाथों का खाओ। ये लो। किशन जैसे ही खाने का निवाला ललिता को खिलाता है, ललिता का मुंह चढ़ जाता है। आथू! अरे बेलुड़ी, आज फिर तूने रोटी जला दी। अरे तेरे दादा परदादा की आटा चक्की नहीं जो मुफ्त का आटा आता है, दाम देखकर खरीदना पड़ता है। रोज रोज जली रोटी बनाती है। यही हाल रहा तो पता नहीं ससुराल जाएगी तो कैसे बरसेगी। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? तेरी माँ तेरे भले के लिए ही कह रही है ना। मैं क्या करूं बाबा, मैं इतनी कोशिश करती हूँ गोल रोटी बनाने की, मगर आड़ी टेढ़ी बन जाती है और जैसे जब तवे पर सेकती हूँ तो आग से जल जाती है। देख रजनी, कल तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं। अच्छा खासा घर द्वार है उनका। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से जाए, समझी? अगले दिन सरस्वती अपने परिवार के साथ रजनी को देखने आती है। रजनी नजरें झुकाए हाथों में चाय नाश्ता लिए आती है। जी नमस्ते, लीजिए। भाई वाह, ये समोसे और कचौरी तो बड़ी स्वाद भरी है। ललिता जी, किसने बनाया? जी ये समोसे कचौरी सब बिटिया ने बनाया है। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। रूप की धनी तो है ही, खाना बनाने में तो हलवाई जैसा हाथ पाया है। अब तो आप शहनाई बजाने में देर मत कीजिए। मुझे अपने शुभम के लिए आपकी रजनी पसंद है। लड़के वालों के जाते ही किशन ने कहा, क्या जरूरत थी भाग्यवान उनको झूठ बोलने की, और इससे तो एक रोटी तक नहीं बनती। अगर सच बोल देती ना तो वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते, और इस तरह से इसका रिश्ता कहीं नहीं लगेगा। सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। अगर तुम्हारे पास लाखों का दहेज देने को हो तो ढूंढ लो नौकर चाकर वाला घर। अरे शादी के बाद ससुराल जाएगी तो धीरे धीरे सीख जाएगी। थोड़े दिन में रजनी ब्याह कर ससुराल आती है, जहाँ जेठानी चंद्रलेखा हुक्म चलाते हुए बोली, देवरानी जी, तुम पहली रसोई में मटर पनीर की सब्जी, छोले और मीठे में खीर बनाना, और पूरी की जगह पर रोटी बनाना। वो क्या है ना, हम सब रोटी खाने के शौकीन हैं। ये सुनकर गरीब रजनी दुविधा में आ जाती है और जैसे तैसे पहली रसोई की रीत निभाकर सबको परोसती है। रोटी का जला हाल देखकर सरस्वती ने कहा, रजनी बहू, ये कैसी जली पकी रोटी बनाई है? भट्टी में सेक कर लाई है क्या? वही तो माँ जी, ऐसी कोयले से काली रोटी तो कुत्ता भी ना खाए। अरे मैं तो गरीब घर की ये देख कर उठा लाई थी कि गरीब की बेटी को सुखी घर परिवार मिल जाएगा। जा चंद्रलेखा बहू, तू रोटी बना ला, क्योंकि इस गरीब की बेटी की तो बस की नहीं है एक रोटी भी बनाना। और तू मेरी गरीब बहू, जा जाकर इस रोटी को बाहर फेंक दे। सास से जली कटी सुनकर रजनी रोटी लेकर बाहर चली आई। मैं इस रोटी को
फेंकूंगी नहीं, क्योंकि अन्न की बर्बादी होगी, किसी जरूरतमंद को दे देती हूँ। तभी एक उम्रदार बुढ़िया उसके पास चलकर आई। बेटी, रोटी खिला दो, बहुत भूखी हूँ। ये लो अम्मा, क्षमा करना, रोटी जरा जली हुई है और मेरे पास कोई सब्जी भी नहीं। मेरी पोटली में गुड़ है, उससे खा लूंगी। बुढ़िया हबड़ हबड़ कर रोटी खाने लगती है। तभी रजनी का परेशान चेहरा देखकर वो पूछती है, बेटिया तुम परेशान क्यों हो? अम्मा, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी मुझसे गोल और अच्छी रोटी नहीं बनती। मेरी जेठानी अच्छा खाना बनाती है, इसलिए रसोई पर एक अकेली उनका अधिकार जमा है। मेरी सास ने मुझे बहुत ताने दिए। तत्पश्चात बुढ़िया पोटली में से एक तवा उसे देकर बोली, ये लो बेटी, ये जादुई तवा है, इससे अब तुम्हारी सारी परेशानी टल जाएगी। इस तवे पर बनने वाली रोटी जादुई रोटी होगी। धन्यवाद अम्मा। रजनी बुढ़िया का दिया हुआ जादुई तवा घर लेकर आई और अपनी सास से निडर होकर कहा, माँ जी, रात की रसोई मैं पकाऊंगी, इस बार कोई भूल चूक नहीं होगी, वादा करती हूँ। लगता है सवेरे की बेइज्जती से मेरी गरीब देवरानी का मन नहीं भरा, जो फिर जली कच्ची रोटी बनाकर नाक कटवाना चाहती है। देवरानी जी को एक मौका दे दीजिए माँ जी। ठीक है, मगर इस बार की रोटी भी तूने जली बुरी बनाई तो मैं तुझे कतई माफ नहीं करूंगी, मेरी गरीब बहू। रजनी रसोई में लग जाती है। सब्जी तो बन गई, अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ। रजनी जैसे ही चूल्हे पर तवा चढ़ाती, वह खरे सोने के समान चमचमाने लगता है। वह टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेलकर तवे पर जैसे ही डालती है, रोटी जादू से एकदम गोल आकार की बन जाती है। अरे वाह, पहली बार मेरी रोटी एकदम गोल और प्यारी बनी है। मेरी जादुई रोटी, मैं चाहती हूँ कि तुम एकदम फूली बन जाओ। गरीब रजनी के कहते जादुई रोटी फूल कर गोल मटोल हो जाती है। वह सभी को रोटी परोसती है, जिसे खाकर सब दिल खोल कर तारीफ करते हैं। वाह रजनी बहू, तुम्हारी बनाई रोटी में अमृत जैसी मिठास भरी है। सचमुच रजनी, बिना सब्जी के भी रोटी बड़ी स्वाद लग रही है। सच में रजनी बहू, तेरे हाथ की रोटी खाकर तो जी ही नहीं भर रहा। जाने क्या जादूगरी भरी है तेरी इस रोटी में। धन्यवाद माँ जी। रजनी की तरफदारी सुनकर चंद्रलेखा भीतर ही भीतर जल भूल रही थी। सवेरे तो एकदम गुड़गोबर खाना बनाया था इसने, एकदम से ऐसा क्या चमत्कार हो गया जो मेरी गरीब देवरानी इतनी गोल फूली रोटी बना लाई। यूं ही दिन गुजरने लगे। तवे के सहारे रजनी ससुराल वालों को जादुई रोटी बनाकर खिलाती। सभी उससे खुश रहने लगे। एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने आए। जी नमस्ते। समधन जी, समधी जी, आप दोनों आइए ना। रजनी बहू, देख तो कौन आया है। अपने गरीब माता पिता को देखकर रजनी की आंखों में आंसू छलक आए। माँ, बाबा, कैसे हैं आप? हम ठीक है बिटिया, तुझसे मिलने का मन किया तो आ गए। तुझे सुखी देखकर अच्छा लगा, अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे आए हैं, तो अपनी बेटी के हाथों की रोटी खाकर जाइएगा। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाने में लग जाती है। आज मौका अच्छा है, जाकर देखती हूँ ये माजरा क्या है। चंद्रलेखा बहू, कहाँ चल दी? जाकर हल्दीराम से मिठाई समोसे ले आओ। जी माँ जी। इस गरीब देवरानी की किस्मत इतनी अच्छी है, आज भी बच गई। रजनी फट से अम्मा का दिया हुआ जादुई तवा चढ़ाती है। वह चमचमा उठता है। रजनी बेली हुई रोटी तवे पर डालकर कहती है, ऐ मेरी जादुई रोटी, खूब फूलो फलो। ये कहते ही चमत्कार से जादुई रोटी तवे पर फुदक फुदक कर फूल जाती है। तभी माँ ललिता रसोई में आ जाती है। माँ, तुमने मेरी जान निकाल दी। अरे वाह रजनी, तू तो बड़ी अच्छी रोटी बनाने लगी। तभी जादुई रोटी खुद पर इतराई और कहा, वो तो बनी ही थी, हम जादुई रोटी जो है। ये रोटी बोल रही है? हाँ माँ, क्योंकि ये सब जादुई अनोखी रोटी है। रजनी अपनी माँ को बूढ़ी अम्मा के बारे में सब बताती है, जिसे रसोई के बाहर कान लगाए खड़ी उसकी जेठानी चंद्रलेखा सुन लेती है। अच्छा जी, मेरी गरीब देवरानी की बनाई रोटी जादुई है, अब तो इसका पर्दाफाश मैं करूंगी। हाँ। चंद्रलेखा एक आदमी को पैसे देती, जो भिखारी का भेष धरे उसके दरवाजे पर आता है। बहन, 2 रोटी खिला दो, भूख लगी है।
दया करो। रजनी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है भैया, जरा देर ठहरो, मैं रोटी लाती हूँ। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाती है। जल्दी जल्दी से रोटी बेलकर तवे पर डालती हूँ। वो बेचारा भिखारी कितना भूखा था। चलो मेरे प्यारे तवे, जल्दी से मुझे जादुई रोटी बनाकर दे दो। इतने में चंद्रलेखा सरस्वती को लेकर रसोई में आ जाती है, जहाँ बेलन खुद ही चल रहा था और जादुई रोटी अपने आप ही बन रही थी। देखा सासू माँ, मेरी ये गरीब देवरानी जादूगरी जानती है। पता नहीं क्या टोना टोटका कर रही है, जो रोटी खुद ही बन रही है। नहीं नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझ पर झूठा दोष लगा रही है, ये सच नहीं है। अरे मैं जो आंखों देखी देखूंगी उसे ही तो सच मानूंगी ना। रजनी बहू, तू डायन तो नहीं? नहीं माँ जी। अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए रजनी जादुई रोटी और तवे के बारे में सब बता देती है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। इसके साथ तवे का जादू भी चला जाता है। चंद्रलेखा बहू, तुमने जलन और बैर में रजनी बहू को गलत दिखाया, और रजनी बहू तो क्या हुआ जो इस तवे का जादू चला गया। अब तुम्हें रोटी बनाना तुम्हारी सास सिखाएगी। माँ जी। रजनी रोते हुए अपनी सास के गले लग जाती है और बड़े चाव से ना केवल रोटी बनाना बल्कि सब कुछ बना। गरीब बेटी का महलों का ससुराल। तपती धूप में वह गरीब किसान खेतों में फावड़ा चला रहा था। उसके माथे से तर तर पसीना बहे जा रहा था। तभी गंगा गमछा उठाकर पिता का पसीना पोंछती है। बाबा, आपके माथे से कितना पसीना बह रहा है, आप थक भी गए हैं, थोड़ी देर आराम कर लो, फावड़ा मुझे दो। गंगा को खेत में फावड़ा चलाते देख सेवक राम की आंख भर आती है। मेरी गरीब बेटी के जिन हाथों में मेहंदी लगनी थी, उन्हीं नाजुक हाथों से मेरी गंगा सख्त फावड़ा चला रही है। तू एक गरीब की बेटी को ही ऐसा भाग्य देकर क्यों भेजता है भगवान? एक गरीब के जीवन की सबसे बड़ी दुविधा बेटी को ब्याहना होता है। ये कहानी है ऐसे ही किसान सेवक राम की, जो बड़ा गरीब है। उसकी दो बेटी गंगा और अंजू हैं। यूं तो सेवक राम ने गंगा के लिए कई रिश्ते ढूंढे, मगर भला एक गरीब की बेटी का हाथ कौन थामना चाहता है। किसी तरह से उनका जीवन कट रहा था। सेवक राम, उसकी बूढ़ी पत्नी जानकी और दोनों बेटी सारा दिन तपती धूप में खेत में काम करते रहे। शाम को खेत का मालिक ब्रिज वहां आया। अरे ओ सेवक राम, सारा खेत जोत दिया? जी ब्रिज बाबू, खेत भी जोत दिया और बीज भी बो दिया। ये ले, तेरे परिवार की आज की दिहाड़ी 250 रुपए। ये क्या मालिक, आप पैसे तो कम दे रहे हैं। पहले मेरी अकेले की दिहाड़ी आप मुझे 200 रुपए देते थे, फिर घटाकर 100 रुपए कर दिया और फिर सीधे 70 रुपए कर दिया, और उसमें भी पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं। मैं, मेरी दोनों बेटी और पत्नी को मिलाकर हम कुल 4 जन आज खेत में दिन भर जर मर कर खटे हैं। अरे 30 रुपए ही तो कम है, उसमें क्या तू खरीद लेगा? है एक एक रुपया भी मेहनत से कमाना पड़ता है मालिक। फिर ब्रिज बाकी के 30 रुपए भी सेवक राम को दे देता है, जिसके बाद वह अपनी मढ़ई में आ जाते हैं और गंगा सबको खाना बनाकर खिलाती है और एक फटे गुदरी पर पूरा परिवार जमीन पर लेट जाता है। मगर एक पिता होते हुए सेवक राम चिंता में सो भी नहीं पाता। वह रात भर आंसुओं से बिछौना भिगोता है। अजी, आप अभी तक जाग रहे हैं? जिसके घर में जवान बेटी ब्याहने को हो, वो कैसे सोए? जाने मेरी गरीब बेटी के भाग्य में क्या लिखा है। भगवान ने सभी के घर आंगन में भाग्य जाग रहे हैं, मगर मेरी मढ़ई के आंगन में मंडप कब बनेगा? अजी, तुम चिंता मत करो, भगवान ने कहीं न कहीं जोड़ी बनाई होगी। सेवक राम का यही दुख कम न था। अभी तो और भी कठिनाई आने को थी। अगले दिन जब चारों खेत में पहुंचे कि तभी, क्यों रे सेवक, कल तू 30 रुपए के लिए पाठ पढ़ा रहा था, अब क्या करेगा? क्योंकि ये सारी की सारी जमीन तो पृथ्वीराज जी ने खरीद ली। तभी अंजू ने गंगा से कहा, दीदी, अब हम क्या खाएंगे? खेत बोकर ही तो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे। सेवक राम अपने परिवार को लेकर लौट आया। वह दिन रात चिंता में गलने लगा। ऐसे घर कैसे चलेगा प्रभु? कैसे होगी गंगा की शादी?
और शादी नहीं हुई तो लोग मेरी गंगा को जाने क्या क्या नाम देंगे, क्या क्या ठहराएंगे जानकी। मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ। बाबा मैं भी आपके संग चलूंगी। दोनों काम ढूंढते एक बड़े से मिल में आए, जहां शिव नाम का एक नौजवान गरीब मजदूर भी काम कर रहा था। जहां मजदूर राशन की बोरी भरी मालगाड़ी खींच रहे, सेवक राम ने काम मांगा, दोनों को काम मिल गया। गंगा अपने पिता की बराबरी में काम करती। तपती धूप से अक्सर उसके पांव और हाथ में मालगाड़ी खींचने से छाले से पड़ जाते, तो वहीं घर आकर वह अपनी माँ का हाथ बटाती। आप ही अपनी चक्की पीसती, कड़ी धूप में सड़कों से गोबर बीन कर लाती, उपले बनाती। एक दिन मालगाड़ी खींचते वक्त शिव उसकी मदद करता है। काका, क्या मैं आप दोनों के साथ खाना खा सकता हूँ? बड़ी भूख लगी है और मैं खाना भी नहीं लाया। हाँ बेटा, आओ ना। ये कहते हुए गरीब गंगा अपने प्याज और रोटी में से उसे भी देती है और हिचक से भरकर कहती है, माफ कीजिएगा, आपको खिलाने के लिए हमारे पास कोई पूरी पकवान तो नहीं है, जो है यही खा लीजिए। शिव वह रूखा सूखा भी हंसकर खाने लगा। अब अक्सर शिव उनकी मदद कर देता। उसकी अच्छाई गंगा के मन को भाने लगी और एक दिन शिव ने कहा, काका, अगर आप मुझे इस काबिल समझे तो मैं आपकी बेटी का हाथ थामना चाहता हूँ। बेटा, मेरी गरीब बेटी को तुम जैसा मेहनती जीवन साथी मिलेगा। मुझे तुम पसंद हो बेटा। गरीब सेवक राम की दिली इच्छा तो थी कि गंगा को बड़ा और अच्छा घर द्वार मिले, मगर उसके मन में शिव को लेकर भी एक संतोष था। मगर सेवक राम ने जो कभी सोचा भी नहीं था, अगले दिन वो हुआ। कई बड़ी गाड़ियां लाइन से उसके चौखट पर आईं और शगुन से भरी थालियों के साथ शिव अपने परिवार के संग उनके घर आया। उनके महंगे कपड़े लत्ते देख एकदम महलों में रहने वालों से थे। शिव के संग उसके माता पिता पृथ्वीराज, वसुंधरा और बहन योगिता थी। अंजू ने उन्हें देख तपाक से बोला, अरे बाप रे, ये तो राजा महाराजा से लगते हैं। अजी, आपने तो कहा था शिव गरीब घर का लड़का है। शिव बेटा, ये सब क्या है? यही मेरी सच्चाई है काका। माफ कीजिएगा, मैं मजदूर या गरीब नहीं था, बल्कि महलों का बेटा हूँ। मगर मुझे एक ऐसा जीवन साथी की खोज थी जो मेरा धन दौलत देखकर मुझे न अपनाए। इसलिए मैं उसे ही ढूंढने के लिए ये जीवन जी रहा था। जिसने मुझे मेरी गरीबी के संग स्वीकारा वो गंगा थी। इसलिए मेरे महलों की दुल्हन गंगा होगी। गंगा बनोगी मेरे महलों की बहू और मेरे बेटे की दुल्हन। अपनी गरीब बेटी के लिए महलों से आया रिश्ता देखकर सेवक राम बड़ा रोया। भगवान, तूने मेरी फटी झोली में इतनी खुशियां डाल दी। मेरी बेटी महलों की दुल्हन बनेगी। हर बाप चाहता है कि वो अपनी बेटी का हाथ जिसके हाथ में दे वो उसे रानी बनाकर रखे। अब मेरी बेटी सचमुच में महलों की रानी बनेगी। समझे जी, मंगनी कर ले। मगर इतनी छोटी सी मड़ई में सब कैसे होगा? ये तो टूटी फूटी है, आप लोगों के खड़े होने लायक भी नहीं है। मगर इस मड़ई में आप जितने दिलदार लोग रहते हैं तो ये महलों से बढ़कर है। इसके बाद सेवक राम के छोटे से मढ़ई में उसकी गरीब बेटी की मंगनी होती है, जहां और थोड़े दिन के बाद बड़े ही धूमधाम के साथ गंगा की शादी होती है, जहां वह मंडप में मन ही मन कहती है, हे गौरी मैया, आपका धन्यवाद जो आपने मुझको मनचाहा वर दिया। इसके बाद गंगा विदा होकर अपने महलों के ससुराल में आ जाती है, जो दुल्हन के जैसा सजा हुआ होता है, जहां कई नौकर चाकर शाही अंदाज में उसके स्वागत में खड़े थे। तभी महंगे से लहंगे में ननद योगिता ने कहा, आइए भाभी, आपके महलों के ससुराल में आपका स्वागत है। जैसे ही योगिता गाड़ी से उतरती है, तभी नौकर चाकर थाली में फूल लिए खड़े उसके स्वागत में फूल बिछाए जाते हैं। जहां कल तक उसके पांव को कांटों की चुभन मिली थी, आज वह महल की दुल्हन बनकर फूलों में बदल चुके थे। जहां महल के द्वार पर सास वसुंधरा ने स्वागत किया, आओ हमारे महलों की दुल्हन, तुम्हारा स्वागत है। इस सोने की कलश को अपने दाहिने पांव से गिराकर अंदर आ जाओ। जी माँ। गंगा ने कलश गिराकर स्वागत किया। तभी ससुराल वालों ने उसे अनेकों तोहफे दिए। गंगा बहू, ये हार पिछले कई पुश्तों से हमारे महल में चला आ रहा है, अब तुम इसकी हकदार हो। भाभी, ये तोहफा मेरी तरफ से और ये तोहफा मेरी ओर से बहू। गीता दे रही हूँ, मैं जानती हूँ तुम इस महल का मान बढ़ाओगी।
गंगा ने गीता को माथे से लगाया और फिर सास ससुर का आशीर्वाद लिया। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं इस महल का मान निभा सकूं। सदा सुहागन रहो, जुग जुग जीती रहो। फिर गंगा विदाई में दिए अपनी गठरी को संग लिए शिव के साथ कमरे में आ गई, जहां आलीशान बड़ा कमरा, ऐशो मखमल का बिछौना और सब कुछ था, जिसे उस गरीब दुल्हन की आंखें देखती रह गईं। कैसा लग रहा है महलों के ससुराल में आकर? खुशी से गंगा की आंखें भर आईं। उसने कहा, यकीन नहीं होता, भगवान ने एक बार में ही इतनी खुशी दे दी। शिव, सब एक सपने जैसा लग रहा है। अब यही तुम्हारी दुनिया है। उस रोज जमीन पर सोने वाली गंगा मखमल के बिछौने पर सोई। अगले दिन वह नहा धोकर नीचे आई, जहां खाने की शाही मेज लगी थी और इर्द गिर्द नौकर खड़े थे। बहू, बैठो, खाना खाओ। तभी नौकर ने गंगा को खाना परोसा। एक निवाला खाते ही गंगा को अपनी संघर्ष भरी जिंदगी और याद आ गई। उसकी आंखों से आंसू छलक गए। क्या हुआ गंगा बहू, खाना अच्छा नहीं बना? नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बना है, बस ये सब खाने के तो एक गरीब की ख्वाहिश होती है। मैं बहुत खुश हूँ, बस चाहती हूँ कि हर लड़की को उसके सपनों का ससुराल मिले, जैसे मुझे मिला। थोड़े दिन में गंगा अपने महलों के ससुराल में सुखी से रहने लगी। किसी गरीब की बेटी को चुनकर हम भी ये पुण्य कमा। एक बार एक गांव में कृति नाम की लड़की रहती थी। कृति गांव की ही एक कोठी में रहती थी, जहां कृति के बाबा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। लेकिन उसके पिता की जुआ खेलने की लत ने उसके पूरे परिवार और दौलत को बर्बाद कर दिया। कृति के परिवार में कोई नहीं था। असल में कृति के पापा ने एक बार जुआ खेलते समय अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और वो हार गए। जुए में हारने पर दौलत तो गई ही गई, साथ ही साथ कृति की माँ ने भी तंग आकर जहर खा लिया। कृति की माँ के बाद उसके पिता भी ज्यादा दिन नहीं जिए और ज्यादा शराब पीने से उनका लिवर फेल हो गया और उनकी मौत हो गई। अपने पिता की इस जुए की आदत का सबसे बड़ा शिकार बनी अनाथ कृति। उस बेचारी का क्या दोष था? अब ना ही उसका कोई ख्याल रखने वाला था और ना कोई रोटी देने वाला। पेट पालने के लिए मजबूरन कृति गांव के घरों में झाड़ू पोछा करती। कृति का ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि जिस घर में वो काम करती थी उसका मालिक उसे बुरी नजरों से देखता था। लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए कृति ये सब भी झेल लेती थी। कृति रोज सुबह सुबह गांव के मंदिर में जाती और अपनी दर्द भरी कहानी भगवान को सुनाती। हे ईश्वर, किस जन्म का तू मुझसे बदला ले रहा है? क्योंकि इस जन्म में तो मैंने किसी का भी बुरा नहीं किया। अब तू ही बता, अगर मेरा बाप जुआ खेलता था तो क्या इसमें मेरी गलती है? मैंने तो हर बार उन्हें जुआ खेलने से रोका, यहाँ तक कि रोकने के चक्कर में मार भी खाई, लेकिन हमेशा यह विश्वास रहा कि एक दिन तू सब ठीक कर देगा। मैंने तुझ पे भरोसा किया और तूने मेरे भरोसे का आज मुझे ये सिला दिया। न खाना है न कोई अपना, काम पे भी मालिक बुरी नजर से देखता है। क्या यही तेरी महिमा है? कृति की आंखों में आंसू भर आए और वो वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन कृति ने आंसू पोंछे और वहाँ से उठकर जाने लगी कि तभी उस मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी दिखा जो उसे घूर रहा था। कृति को लगा कि ऐसे ही कोई भिखारी होगा जो उसे रोता हुआ देखकर घूर रहा हो। कृति उस पर बिना ध्यान दिए वहाँ से तुरंत अपने घर चलती बनी। लेकिन अब तो उस बूढ़े आदमी की कृति को देखने की आदत पड़ गई थी। जब भी कृति मंदिर जाती और भगवान को अपनी आप बीती बताती, वो बूढ़ा वहीं खड़ा उसकी बातें सुनता और उसे घूरा करता, लेकिन कभी मंदिर के बाहर कृति का पीछा नहीं करता। कृति को लगा कि वो बेचारा भीख की आस में उसे देखा करता है। कृति के पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी वो दान पुण्य करने में बिल्कुल भी हिचकिचाती नहीं थी। एक दिन मंदिर के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी जब कृति को घूर रहा था, तो कृति भगवान के पास जाने की बजाय उस बूढ़े के पास गई। बाबा जी, अगर पैसे चाहिए तो बेहिचक मांग लिया करो, ऐसे किसी और को घूरोगे तो वो गलत मतलब निकालेगा। काश बेटा, तेरे जैसा साफ दिल भगवान ने सबको दिया होता।
कुछ दे दे बेटा। कृति ने अपनी जेब से एक 10 का सिक्का निकाला और उस भिखारी के जेब में डाल दिया। बाबा जी, अभी इतने ही हैं, आगे जब ज्यादा कमाने लगूंगी तब ज्यादा दूंगी। अरे बेटा, सच्चे दिल से दिए गए 1 रुपए भी मैं खुशी खुशी रख लूं, फिर तेरे 10 रुपए तो लाखों के बराबर हैं। भगवान तेरा भला करे। ये कहकर वो भिखारी चला गया। किसी गरीब की मदद करके कृति को बहुत खुशी हो रही थी। कृति मंदिर में दर्शन करके फिर से अपने घर चली गई। उस दिन जब कृति अपने मालिक के घर काम करने गई तो वहाँ पर उस दिन उसके मालिक के अलावा कोई नहीं था। क्या हुआ मालिक, आज घर पर मेम साहब नहीं है क्या? मेम साहब वो तो आज अपने मायके गई हुई हैं। वैसे उनके बारे में क्या पूछ रही हो? भला तुम्हारे और मेरे बीच में उनकी क्या जरूरत? अपने मालिक से ये सुनकर कृति कुछ सहम सी गई। मालिक, मैं जरा घर की साफ सफाई कर देती हूँ। ये कहकर कृति घर की साफ सफाई करने लगी। अपने मालिक के डर के मारे आज कृति ने जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। लेकिन काम करके जैसे ही कृति घर जाने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ी, वैसे ही उसका मालिक दरवाजे के सामने आकर खड़ा हो गया। मालिक, दरवाजे से हट जाइए, मुझे घर जाना है। लेकिन मालिक अपनी जगह से टस से मस न हुआ और वहीं खड़ा रहा। मालिक, दरवाजे से हटिए। ये कहकर जैसे ही कृति ने मालिक को दरवाजे से हटाने की कोशिश की, वैसे ही मालिक ने कृति का हाथ पकड़ लिया। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? आज तो मौका मिला है मुझे। बीवी भी घर पर नहीं है, आज तो तुझे नहीं जाने दूंगा। ये कहकर मालिक तुरंत कृति पर लपका। डरी सहमी कृति तुरंत अपनी इज्जत बचाने के लिए भागी, लेकिन उसका मालिक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी एक कोने में कृति को डंडा पड़ा हुआ दिखा और वो उसके पीछे दौड़ी। अब की बार कृति का मालिक जैसे ही उसे पकड़ने के लिए लपका, वैसे ही कृति ने उस डंडे को उठाकर उस मालिक के सर पर दे मारा और तुरंत दरवाजे से निकलकर वहाँ से भाग गई। फूट फूट कर रोती कृति बिना रुके भागती जा रही थी। भागते भागते रात में कृति उस मंदिर पहुँची जहाँ वह रोज सुबह जाती थी। मंदिर में पहुँचते ही कृति भगवान की मूर्ति के चरणों में जा गिरी। हे ईश्वर, क्या मेरा पैदा होना ही गुनाह है जो तू मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहा है? क्या गरीब और लाचार होने की यही सजा होती है कि कोई भी आकर हमारी इज्जत पर हाथ डाले? कृति की आंखों से फिर आंसू फूट पड़े। कृति ने आंसू पोंछकर जब आस पास देखा तो पाया कि वो बूढ़ा आदमी फिर वहीं खड़ा था। बाबा, अब मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को। बच्चा, मैं तुमसे भीख लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया हूँ। लेकिन क्या? तेरी कोठी के पीछे वाले कमरे में एक जादुई खजाना है जो सही समय आने पर अपने आप तेरे हाथ में आ जाएगा। ग्रहों की दिशा बता रही है कि आज ही वो सही समय है। कृति पहले से ही परेशान थी और ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ गया। बाबा जी, आपने मेरा दिल बहलाने के लिए ये सब कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे झूठ पसंद नहीं। ये कहकर कृति अपनी कोठी की ओर चल दी। उसे बार बार ये डर सताए जा रहा था कि अगर उसका मालिक बेहोशी से उठ गया तो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। वहीं दूसरी ओर उसके दिमाग में उस बूढ़े भिखारी की भी बात चल रही थी। घर पहुँचते पहुँचते आसमान में बादल छा चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मानो जैसे बहुत जोर की बारिश होने वाली है। कृति के कोठी में पहुँचने के कुछ देर बाद ही बारिश शुरू हो गई और बहुत जोर से पानी बरसने लगा। मूसलाधार बारिश के चलते कृति की पुरानी कोठी की छत से पानी टपकने लगा। आज तक कभी कृति ने इतनी तेज बरसात नहीं देखी थी। कृति जैसे ही छत की मरम्मत के लिए अपना छाता निकालकर बाहर गई, वैसे ही उसका छाता तेज हवा में फट गया। परेशान कृति फिर अंदर आई और सर ढकने के लिए कुछ ढूंढने लगी। आगे कुछ ना मिलने पर वो कोठी के पिछले हिस्से में चली गई, जहां उसके बाबा का पुराना कबाड़ रखा था। ढूंढते ढूंढते उसी कबाड़ में कृति को एक छाता मिला। चलो इसी से काम चलाया जाए। ये कहकर कृति मरम्मत का सामान लेकर जैसे ही बारिश में बाहर निकली,
बारिश की बूंदें पड़ते ही उस छाते से सोने के सिक्कों की बरसात होने लगी। कृति को ये सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उस बूढ़े भिखारी की बात सच निकली। कृति उन सिक्कों को समेटकर अंदर कमरे में आ गई और उसने उन्हें गौर से देखा तो उन्हें सोने का पाया। खुशी से पागल कृति की आंखों में आंसू आ गए। अब मुझे अपने मालिक के जैसे गंदे लोगों के लिए काम करने की जरूरत नहीं। कृति ने उसी रात अपना सामान बांधा और इस गांव को छोड़कर उस छाते के साथ निकल गई। एक दूर बड़े शहर में जाकर उन सोने के सिक्कों को बेचकर कृति को खूब पैसे मिले, जिससे उसने एक घर, एक गाड़ी और अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। यही नहीं, उसने अपना खुद का बिजनेस ही शुरू कर दिया। इस तरह कृति की सारी गरीबी उस जादुई छाते ने दूर कर दी और अपने गंदे मालिक से बहुत दूर कृति सुकून से अपनी जिंदगी। गरीब माँ और 5 बेटियों का गाजर घर। बाबूजी, रोटी बना दी है, खा लीजिएगा, मैं खेत पर जा रही हूँ। तभी खटिये पर से बूढ़ा रामा खांसते हुए बोला, अरे बहू, ये ले, मेरी शॉल लेती जा, बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है। नहीं बाबूजी, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, क्योंकि घर में ओढ़ने को एक भी कंबल नहीं। माँ, आज हम तीनों भी आपके साथ चलेंगे खेत पर बच्चों, तुम्हारे पास स्वेटर भी नहीं, सर्दी लग जाएगी। माँ, जल्दी तो आपको गुलिया दीदी और तानी दीदी को भी लगेगी। अगर हम जब एक साथ मिलकर खेत पर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे आएंगे और फिर हम कंबल खरीद लेंगे। मेरा राजा बेटा कितना समझदार हो गया है, माँ के दुख को समझने लगा है। सरिता अपने बच्चों के साथ खेत पर आती है, जो कि जंगल के पास पड़ता था। बच्चों, हमें आज के आज खेत जोतकर गाजर की फसल बोनी है। सरिता की चारों बिटिया और राजा भी कड़ी मेहनत से बंजर खेत को जोतते हैं और फिर सब मिलकर खेती करते हैं। दिन बीतते हैं। एक रोज जब सरिता घर आती है तो वो अपने पति को घर में जुआ खेलते देखती है। अरे बिरजू, भूख लगी है। ये ले दारू, 2 घूंट मार ले। अरे खाली दारू, इसके साथ कुछ चखना मिल जाता तो मजा आ जाता। अरे देख बिरजू, तेरी लुगाई आ गई। बिरजू को घर में जुआ खेलते देखकर सरिता बौखला कर बोली, अजी, तुमको शर्म नहीं आती? घर में जुआ खेलते और दारूबाजी करते। तो फिर बोली, अरे जानती नहीं, पति परमेश्वर होता है और पत्नी की जगह पति के पैरों में होती है। चल जल्दी से मेरे लिए अंडा ऑमलेट बना और गरम रोटी भी। तुम्हें अब मुफ्त का खिलाने को राशन नहीं मेरे पास। 6 बच्चे हो गए हैं, जानती भी हो इन सब का पेट कितनी मुश्किल से पाल रही हूँ मैं। तुम्हें तो जिम्मेदारी से मतलब ही नहीं। घर में बूढ़ा बीमार पिता है, तुम तो कमाने गए थे ना, फिर क्या हुआ? आते ही पैसे मांगने लगी। पति ने खाया पिया कि नहीं ये तेरा बाप पूछेगा। नशे में तो बिरजू सरिता से अकड़ते हुए अपनी चमड़े की चप्पल निकालकर उसे बहुत पीटता है। ये ले, और लड़ाएगी जबान। मैं कमाता नहीं तो क्या इस घर में मेरी इज्जत नहीं होगी? ये ले। बचाओ, ओह बचाओ, माँ को मत मारो पिताजी। तभी लड़खड़ाते हुए बिछौने से उठकर बूढ़ा रामा कहता है, अरे निकम्मे, छोड़ दे बहू को, निकल जाए इस घर से तू, और फिर कभी शक्ल मत दिखाना। अरे ये मेरा घर है, मैंने बनाया है इसे। बिरजू चला जाता है। तभी रामा रोते हुए बोलता है, अरे जाने कैसे उड़ाऊं बेटे को जन्म दे दिया है मैंने। मेरे हाथों भारी गलती हो गई जो इसे तेरी शादी कराई। बहू माफ कर दे मुझे। पर उस 5 बेटियों की गरीब माँ का दुख इतना ही नहीं था कि एकदम से जोरदार तूफान उठा और झोपड़ी की छत हवा के झोंके से उखड़ कर गिर गई। हे भगवान, इतना भयंकर तूफान! तानी, गुड़िया, अंजू, तुम तीनों सोनी, राजा और मुनिया को लेके बाहर निकलो, मैं दादाजी को लेकर आती हूँ। उठिए बाबूजी। नहीं बहू, तू जा, मेरा समय आ गया है। तुझे उन 5 बच्चियों की सौगंध, तेरे बाद उन्हें देखने वाला कोई नहीं। जा बहू, जा। सरिता के बाहर निकलते ही पूरी झोपड़ी गिर जाती है। सरिता छाती पीट पीट कर रोने लगती है।
बाबूजी। अरे कैसा निर्दयी है रे तू ऊपर वाले। क्या मिला आखिर, क्या मिला तुझे मेरा घर उजाड़ कर। तू खुद तो अपने घर में सो रहा है और मेरी 5 बेटियों को बेघर कर दिया। जवाब दे, तू बोलता क्यों नहीं? सरिता को टूट कर रोता देखकर उसकी 5 बेटी भी बिलख बिलख कर रोती है। चुप हो जाओ माँ, रो मत। माँ, मुझे जल्दी ठंड लगती है। हे भगवान, इतनी बर्फ गिर रही है, मुझे इस ठंड से अपने बच्चों को बचाना होगा। सरिता सबका दरवाजा खटखटाती है मगर कोई भी मुसीबत में उसकी मदद नहीं करता। हार कर वो अपने जंगल वाले गाजर के खेत में आ जाती है और सब रात भर ठंड से कांपते ठिठुरते हुए बीतती है। माँ, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, मुझे भी भूख लगी है। तभी सरिता की सबसे बड़ी बेटी तानी खेत में देखती है जहाँ लाल लाल गाजर उगे थे। देखो माँ, हमारे खेत में तो गाजर तैयार हो गए हैं। फिर तानी अपने सभी भाई बहनों को गाजर तोड़ कर देती है। ये लो मेरी बहनों, गाजर खा लो। अपनी बेटियों को ठंड में ऐसे देख उस गरीब माँ का मन अपार दुख से भर जाता है। अपनी इस गरीब लाचार माँ को माफ कर देना बच्चों, तुम्हें ये ठंड भोगना पड़ रहा है। तभी एकदम से दिन का माहौल रात सा हो जाता है और तेजी से बर्फ गिरने लगती है। बाप रे बाप, एकदम से इतनी ठंड, ऐसे तो बिना घर के हम बच नहीं पाएंगे। तभी सरिता अपना आंचल उन पर उड़ाती है मगर बच्चे थरथरा उठते हैं कि एकदम से गुड़िया कहती है, माँ, तानी दीदी, हम अपना घर बना सकते हैं। मगर कैसे बिटिया, हमारे पास पैसे भी तो नहीं। माँ देखो, हमारे खेत में कितने सारे गाजर उगे हैं, हम इसी से अपना घर तैयार करेंगे, पर हम सबको साथ मिलकर मदद करनी होगी। राजा बेटा, जब तक कि हम गाजर घर तैयार नहीं कर लेते, तुझे अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखना होगा। रखेगा ना? हाँ माँ, रखूंगा। सरिता आग जलाकर अपने दोनों सबसे छोटे बच्चों को उसके पास बिठा देती है और खुद अपनी 4 बेटियों के साथ उस भयंकर ठंड में गाजर घर बनाने लगती है। अंजू, सोनी, गुड़िया, तुम दोनों मुझे और तानी दीदी को गाजर तोड़ तोड़ कर दो, हम घर बनाते हैं। ठीक है माँ। गरीब माँ बेटियां मिलकर गाजर घर बनाती हैं मगर घर एकदम से ढह जाता है जिससे सरिता दुखी हो जाती है। कितनी मेहनत से ये गाजर घर बनाया था हमने, मगर सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी 4 बेटियां रोते हुए गाकर अपनी माँ को हिम्मत देती हैं। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। मेरी बच्चियों। रोते हुए सरिता अपनी बेटी को गले से लगा लेती है। वो फिर कोशिश करते हैं, कई बार उनका गाजर घर बिगड़ता है। तभी गुड़िया कहती है, माँ, अगर हम अपना गाजर घर मजबूत बनाने के लिए पहले लकड़ी फट्टे से ढांचा बना लें तो फिर हमारा गाजर घर नहीं गिरेगा। सब ऐसा ही करते हैं जिससे उस बार उनका गाजर का घर मजबूत बन जाता है। सरिता अपनी 5 बेटियों और बेटे के साथ घर के अंदर आती है। तब जाकर उनके शरीर को गर्माहट महसूस होती है। अरे वाह माँ, दीदी, आप सबने कितना सुंदर गाजर घर बनाया है और ये कितना गर्म भी है। तभी सरिता अपने बेटे बेटियों का मुंह देखती है। सबकी आंखों में भूख थी। मैं जानती हूँ तुम सबको भूख लगी है ना। अपनी माँ को एक दिन दे दो, मैं कल काम ढूंढ लूंगी। ठीक है, आज हम ये गाजर खाकर सो लेंगे। आप भी खा लो ना माँ, आपने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। सोनी अपने नन्हे हाथों से अपनी गरीब माँ को गाजर खिलाती है। अगले दिन सरिता ठंड में इधर से उधर काम ढूंढने भटकती रहती है मगर कोई उसे काम नहीं देता। इधर अब उसके खेत के गाजर भी खत्म हो गए थे जिससे उसकी बेटियां भूखी थी और उसकी दुधमुही बेटी भूख से रोई जा रही थी। माँ, मुन्ना को भूख लगी है, उसे खाना चाहिए। छोटे बच्चे खाना नहीं खाते राजा, इसे दूध पीना है।
हे बसुरी बजैया, एक माँ की ममता की इतनी भी परीक्षा मत लो कि वो अपने बच्चे को दूध भी ना पिला सके। तभी सरिता को द्वार पर एक गाय के रंभाने की आवाज सुनाई दी। माँ, लगता है बाहर गाय आई है। सरिता अपनी बेटियों के साथ बाहर आकर देखती है तो गाय के थन से दूध की धारा बहे जा रही थी। इस गाय के थन में कितना दूध गिर रहा है? सरिता गाय का गर्म दूध अपनी बेटी को पिलाती है। तभी गाय उसके खेत में जाकर गोबर कर देती है, जिससे एकदम से जादू होता है और खेत लाल चमकदार गाजर से भर जाता है। माँ, ये तो कोई जादुई गाय लगती है। देखो, हमारे खेत में कितनी गाजर उगाए। हाँ गुड़िया, मैं जादुई गाय हूँ। मुझे वरदान प्राप्त है। जिस भी बंजर खेत में मैं गोबर करूंगी वो फसल से भर जाएगी। मैं इससे पहले भी तुम्हारे खेत में आई थी। इसका मतलब गौ माता, आपकी वजह से उस वक्त भी मुझ गरीब के बंजर खेत में गाजर उगी थी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद गौ माता। माँ, तुम काम ढूंढ रही थी ना, अब मैं ढूंढना। तुम तो कितना अच्छा गाजर का हलवा बनाती हो और गाय के दूध से खोया, घी, दूध सब बनता है। तुम हलवा बनाकर बेचो। सरिता उस गाय के दूध से घी, खोया तैयार कर लेती है और गाजर का हलवा बनाकर बेचने लगती है, जो कि लोगों को खाने में स्वादिष्ट लगता है। उसकी अच्छी कमाई होती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है और वो गाय उसके गाजर घर के बाहर बंधी खेत के गाजर और घर दोनों की पहरेदारी दिया करती।